तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमने घर लिया है, नया लिया था घर, बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है उसमें। जब उसको वो खोलते हैं आके 1-2 महीने के बाद गैप में, तो देखते हैं सब कुछ बंद है, अंदर बाहर से भी सब बंद था। और कहते हैं दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग। हम जब ये खोलते हैं अंदर एक फ्रेश पॉटी सी हुई होती है, खाना बना रही है, कुछ है, उनको फील होता है पीछे कोई खड़ा है या कोई शेडो है या अचानक से कोई गया। आप ऐसे ही घर में बैठे हो, आपको लगा अभी यहाँ से कुछ गया है हल्का सा छोटा सा, बट है कुछ नहीं। तो एक्चुअल में क्या है वो? तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। जैसा कि आपको हमारे ऑकल्ट साइंसेज वाले पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, तो ऐसे ही आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वास्तु कंसल्टेंट मौजूद हैं। जब इनसे हमारी बात हुई थी तो इन्होंने हमें कुछ ऐसे रेयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जो इंडिया में सिर्फ इन्हीं के पास होते हैं और सिर्फ कुछ मल्टी मिलियनेयर्स उनको यूज़ करते हैं। वो सीक्रेट्स आज हमारे एपिसोड में रिवील होने वाले हैं। कुछ ऐसे रेयर साइंसेस, कुछ ऐसे रेयर ऑब्जेक्ट्स हम आपको दिखाने वाले हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, पर वो कुछ ही लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट वो प्रोडक्ट्स इंडिया में ही अवेलेबल नहीं होते। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पंकज वर्मा सर। आज हम बहुत सारी वास्तु से रिलेटेड मिथ्स भी बस्ट करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले सर को वेलकम करते हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। सर हमारे शो पे बड़ी डिमांड रहती है अच्छे अच्छे वास्तु कंसल्टेंट्स की, एस्ट्रोलॉजर्स की। आप तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो आपके साथ बैठना तो बनता था। प्लस जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा हमें लगा ऑडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो सर सबसे पहले मैं शुरुआत में आपसे पूछना चाहूँगा कि वास्तु कंसल्टेंट्स के साथ ना बहुत ज़्यादा ये हॉरर या गोस्टली स्टोरीज़, एक्टिविटीज़ बहुत हो जाती हैं क्योंकि बहुत लोगों के घर में डिस्टर्बेंस रहती है एनर्जीज़ की, और हमारी ऑडियंस का वो फेवरेट जॉनर भी है। तो आपके पास कुछ है ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ हुआ है कभी? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे केसेस हैं इनफैक्ट। और कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं आपको। बिल्कुल। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आपके लिए एक टफ जॉब हो जाती है उस चीज़ को क्रैक करना। तो ऐसा ही कुछ एक केस हुआ था। डिटेल में बता दो कहाँ का किस्सा है ये? बेसिकली चंडीगढ़ का किस्सा है। अच्छा। तो किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से मुझे चंडीगढ़ बोला था उन्होंने आने को कि उनके घर में विज़िट करना है। और बहुत मिस्टीरियस रखा गया उस चीज़ को कि हम ऐसे नहीं बताएंगे, आपको सीधा दिखा के समझना चाहते हैं चीज़ों को। तो जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमने घर लिया है, नया लिया था घर, बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है उसमें, और लॉक कर दिया कि इसके इंटीरियर्स कराएंगे। और जब उसको वो खोलते हैं आके 1-2 महीने के बाद गैप में, तो देखते हैं सब कुछ बंद है, अंदर बाहर से भी सब बंद था। अंदर एक जैसे ह्यूमन पॉटी होती है ना, जैसे फ्रेश किसी ने पॉट वो किया होता है, वो सब फ्रेश पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो जब उन्होंने वो मेरे सामने घर खोला तब भी यही था। और कहते दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग। हम जब ये खोलते हैं अंदर एक फ्रेश पॉटी सी हुई होती है, जैसे अभी कोई आया है और करके चला गया। बहुत अजीब चीज़ है। सर ये तो बड़ा ही, सर ये तो डरावना कम थोड़ा सा फनी लग रहा है सर, लेकिन बट ये बहुत घोस्टली एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बहुत अजीब लगा मुझे। अब हम भी, आज से 20 साल पहले का किस्सा है, तो करियर की शुरुआत होती है, तो हमारे लिए भी एक ऐसी चीज़ थी जो डाइजेस्टेबल नहीं थी। तो फिर उस चीज़ को समझने के लिए हमने कहा कि आप इसको साफ़ कराओ और सब चीज़ें बंद करो, और किसके पास चाबी होती है वो बताओ। कहते चाबी किसी के पास नहीं होती, हमारे पास ही होती है। तो मैं कहा ठीक है, इसका वास्तु करके देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इस चीज़ को वो कर रही है, ट्रिगर कर रही है। आपको ये वैसे ही फील हुआ था जब आप घर के अंदर घुसे थे? ऑरा बहुत ख़राब थी, ऑरा बहुत ख़राब थी, और बहुत ही कुछ रूम्स ऐसे थे जिनमें सनलाइट भी नहीं आ रही थी। तो सर बेसिक मतलब ऐसा सुना है कि जहाँ सनलाइट नहीं आती वहाँ की एनर्जी अपने आप ख़राब होने लग जाती है। बट सर ऐसे तो अक्सर घरों में होता ही है, ऐसा पार्ट, ऐसा एरिया हर घर में होता है जहाँ पे सनलाइट आप एक चीज़ समझो, नेचर इज़ डिस्ट्रक्टिव इन इटसेल्फ। प्रकृति की प्रकृति यही है कि वो चीज़ें ख़राब करती है और उसके बाद दोबारा उसको रीबर्थ होता है उस चीज़ का। जैसे आप कोई भी आप फ्रूट ले लो, सेब ले लो, एप्पल ले लो, एप्पल को काट दो और उसको छत पर रख दो, 20 दिन पड़े रहने दो, 30 दिन, क्या होगा उसके बाद? खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। कोई भी चीज़ आप रख दो। तो प्रकृति की प्रकृति यही है, नेचर की नेचर यही है, इट्स डिस्ट्रक्टिव इन इटसेल्फ। अगर आप उसकी सफाई नहीं करोगे, उसको खोलोगे नहीं, उसमें सनलाइट नहीं जाएगी, हवा पानी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तो घोस्टली एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। ये वैसे भी बहुत कॉमन है। तो आपने देखा होगा खंडर बन जाते हैं कुछ घर,
तो वो भी वास्तु दोष होता है जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो हमने वही समझाया कि ठीक है, जो हो रहा है वो तो समझ आ ही रहा था कि किस वजह से हो रहा है, उसका उपाय तो करेंगे ही, रेमेडीज़ करेंगे ही। तो हमने वो रेमेडीज़ बेसिकली करी और अप्रॉक्सीमेटली 3 से 6 महीने का टाइम हमने उनको दिया कि इतना टाइम तो चाहिए। वैसे मेजरली जो है कोई भी उपाय जब किया जाता है उसका मिनिमम जेस्टेशन पीरियड 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स ये नेचुरल प्रोसेस है। आप कोई भी दुनिया की रेमेडी कर लो, आपको 6 महीने से 18 महीने का जो समय है वो चाहिए होता है उसको जो है पूरा असर देने के लिए। 6 मंथ्स में तो चीज़ें फुल पावर में आती हैं। चीज़ों का स्टार्ट और असर जो होना होता है वो 2-3 दिन में भी शुरू हो जाता है, कुछ घंटों में भी शुरू हो जाता है, बट एक पैरामीटर बनाना बहुत ज़रूरी है। पर रेमेडीज से पहले आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उस जगह की हिस्ट्री क्या है? देखिए, जगह की हिस्ट्री मैं उस पर अभी आने लगा था, लेकिन वो जब सेकेंड इंसिडेंट होगा तब मैं कनेक्ट करूँगा आपको। तो उसके बाद हमने वो बेसिकली सारे उपाय किए, उसके सारी चीज़ें रखी वहाँ पे, डाली, वास्तु भी किया, सब कुछ किया। तो एक्टिविटीज़ कम हो गई, मतलब बंद हो गई, ऑलमोस्ट बंद हो गई। तो उसके बाद अचानक से मुझे 6 महीने बाद फिर फ़ोन आता है कि प्रॉब्लम तो हो रही है, बट अब ऐसे लग रहा है जैसे किसी बर्ड ने पॉटी कर दी हो और वो सूखी हुई है। हो पॉट में ही रही है? हो पॉट नहीं, उसमें उस रूम में जो टॉयलेट है उसमें हो रहा है। तो ये भी एक अजीब सी चीज़ कि क्या है क्या नहीं। फिर हमने कहा कि ठीक है, हम इसको और देखते हैं कि कैसे इसको एनहेंस किया जा सकता है, पावर बढ़ानी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम पहुँचे वहाँ पे तो पता लगा कि वहाँ पे एक कौवा मरा हुआ मिला उनको अंदर। सब कुछ लॉक्ड है, किसी ने खोला नहीं, किसी के पास चाबी नहीं है। तो ये मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि कंसल्टेंट्स भी डर जाते हैं कि यार मतलब हमारे भी ना आ जाए चीज़ें, ये हो क्या रहा है। तो ये कई बार ना बियॉन्ड इमेजिनेशन चली जाती हैं चीज़ें, ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता इन चीज़ों को, बट इट हैपन्स। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने तो बहुत सारे वो किए हुए हैं, बहुत अजीब अजीब चीज़ें सुनी होंगी। तो फिर उसके बाद हमने वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रखी जिनको तालिस्मान्स कहा जाता है। ये क्या होते हैं सर? तालिस्मान्स बेसिकली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें बहुत अच्छी पावर्स होती हैं, हीलिंग पावर्स होती है और एनर्जी बूस्टर्स होते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे एक तो हम लेके आए हैं अभी, तो ये तो बताएंगे ही, इसके बारे में तो बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वास्तु में 1200 से ऊपर चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, जिसमें से 500-600 चीज़ें जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी एज़ लो एज़ ना के बराबर मिलती नहीं चीज़ें। जो 500 चीज़ें हैं उनमें से भी 200 से 300 चीज़ें फिर भी ईजिली अवेलेबल हैं। तो उनमें से हमें ये देखना होता है कि क्या चीज़ ऐसी हो रही है, कौन सी एक्टिविटी ऐसी हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, क्यों हो रही है, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फिर हमने वहाँ के चौकीदार से पूछा कि इस बिल्डिंग में कहीं और भी कुछ ऐसा होता है। उस बिल्डिंग में 2 डेथ्स हो चुकी थी, एक फेटल एक्सीडेंट हो चुका था, मतलब अनटाइमली डेथ होती है जो, 2 तो नॉर्मल डेथ्स थी, एक एक्सीडेंट ऐसा था जो जिसमें कार एक्सीडेंट में वो जो भी उनके अर्निंग मेंबर थे घर के, वो उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं कहा यहाँ पे पहले क्या था, तो किसी ने बताया कि यहाँ पे शमशान था। उसके ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है, और शमशान भी नहीं था, वो कब्रिस्तान टाइप था, तो उसके ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं एनर्जीज़ कैसी होंगी वहाँ की। तो उस हिसाब से फिर चीज़ें हमने जो करी उसको लग गए करीबन 1.25 साल 1.5 साल, तब जाके चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। उसके बाद भी नॉर्मलाइज नहीं हुई। होता क्या था, जब वो खोलते थे एक पेक्यूलियर सी स्मेल आती थी घर के अंदर से। ऐसे लगता था जैसे आपने किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया है, अगर वो आपके साथ से चला जाएगा निकल के तो आपको लगेगा कि हाँ, एक हवा में ही फील होती है चीज़। तो ऐसे लगता था जैसे कोई ऐसी चीज़ हुई है यहाँ पे, जैसे कोई हवन हो गया, ठीक है, या किसी ने गोबर नहीं जल जाता जैसे, वैसी स्मेल हो गई, गंदी मिट्टी की कीचड़ की स्मेल हो गई, इस टाइप की चीज़ें उनको जो है ना फील होती थी। तो वो धीरे धीरे जाके चीज़ें ठीक हुई। तो एक्चुअली में वो अपनी उन्होंने बेटी को गिफ्ट करने के लिए ये लिया था कि जब इसकी शादी होगी तो हम ये घर उसको एज अ गिफ्ट देंगे। तो जब चीज़ें ठीक हो गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब क्या करें, इसको बेच दें। तो मैंने कहा अब तो बिकेगा नहीं, बदनाम हो गया होगा आपका घर। तो मतलब ये होता ही है कि आसपास प्रॉपर्टी बदनाम हो जाती है। कहती है बदनाम तो नहीं हुआ, अब तो उल्टा ठीक हो गया है, क्योंकि बाकी के बिल्डिंग वाले भी खुश हो रहे हैं अब तो। अच्छा, उपाय हम यहाँ कर रहे हैं अपने उस पे फ्लोर पे, और बाकी के बिल्डिंग वाले ऐसे लगता ज़्यादा खुश हैं, मतलब एवरीबडी इज़ फ्लरिशिंग नाउ। तो मैं कहा दैट्स गुड, फिर तो आप इसको रखो। तो फिर उन्होंने उसको इंटीरियर्स वगैरह कराए और फिर
अपनी बेटी को दिया, तो तब से अब तक तो कोई ऐसी कंप्लेंट है नहीं। बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि कोई एंटिटी है या कुछ ऐसा आपको फील नहीं हुआ कि आप देखो, भी चीज़ें रोक रही हैं, रास्ता बन नहीं पा रही हैं, ऐसा नहीं हुआ? एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। इंडिया में मोस्ट ऑफ द वास्तु कंसल्टेंट्स जो सीरियस कंसल्टेंट्स हैं, आप कभी भी पूछना किसी से, जब वो कंसल्टेंसी के लिए कहीं जाते हैं किसी के घर पे और जब वो वापस आते हैं, कई लोगों को 2-2 दिन 3-3 दिन तबीयत ख़राब रहती है, बीमार रहते हैं। व्हेन यू गेट इन टच विद दोज एनर्जीज जो नेगेटिव हैं, सारा नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का खेल है। तो आप जब इस नेगेटिव एनर्जी से, उस ऑरा से निकल के वापस आते हो, उन ऑरा को, उन चीज़ों को भी वहाँ पे पता होता है कि ये हमें रेक्टिफाई करने आई हैं, तो फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। तो मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स इसलिए वास्तु छोड़ देते हैं क्योंकि वो बीमार हो जाते हैं। मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं बहुत जिन्होंने ये फील्ड छोड़ी। एक तो फर्नीचर के मैन्युफैक्चरर थे, उनको बड़ा इंटरेस्ट था, तो उनका बेटे ने मेरे से वास्तु किया था। कहता जब मैं जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ, मैं घर आके 2 दिन बीमार, 3 दिन बीमार, मतलब कुछ नहीं है बट एनर्जी नहीं है बॉडी में, हिला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, कई बार फीवर आ रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं नॉर्मली होती हैं। तो इसलिए वास्तु की फील्ड जो है ना, इज़ नॉट दैट ईजी। तो आपके साथ उस टाइम इस केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था? नहीं होता था, हम डर के आते थे वापस कि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए बाय रोड। चंडीगढ़ जा रहे हैं, हमें पता था कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ हैं, तो हमें अपने लिए भी जो है बहुत सारी चीज़ें साथ में करके चलनी पड़ती थी, प्रोटेक्शन लेके चलनी पड़ती है। तो आप भी इस केस के बाद बीमार पड़े थे? नहीं, बीमार तो नहीं पड़े, बट साइकोलॉजिकली थोड़ा सा हम लोगों के माइंड में ये बहुत हैवी था कि हम जाते तो हैं वहाँ, कई बार तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं थी, बट वो इतने वो थे, क्या नाम है, एडमिट थे, आप आओ, देख के जाओ, आने जाने का खर्चा हमारा, सब हमारा, आप आओ, मुझे आप चाहिए हो। तो वो जब इतनी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होती है तो आप मना भी नहीं कर सकते कभी कभी। तो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, अब तो ज़रूरत भी नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, हमें पता होता है, 30 साल हो गए इस काम में, तो पता है कि क्या, कौन सी दवाई किस में क्या डालनी है और क्या देना है। अब तो ईजी है, बट तब लोग ऑनलाइन में बिलीव नहीं करते थे, उनको फेस वैल्यू सब कुछ होती है। अगर मैं अपने बिहाफ पे किसी को भेज दूँ, उनको नहीं चाहिए, उनको मैं चाहिए, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ता है। तो सर आप किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शंस वगैरह लेते हो? क्या ये भी वास्तु का ही पार्ट है कि आप कुछ ऑब्जेक्ट कैरी कर रहे हो अपने साथ, या फिर कुछ साधना कर रहे हो, या कैसे? देखो, मैं बहुत प्रिसाइज वास्तु में बिलीव करता हूँ, प्रिसिशन में बिलीव करता हूँ। और वास्तु अगर आपने अच्छे से करना है तो उसका जो प्री रिक्विजिट है ना, पहला, यू शुड बी वेरी क्लोज टू नेचर। आप प्रकृति के जितने पास रहोगे ना, और जितनी प्राकृतिक चीज़ें, जितनी नेचुरल चीज़ों को अडेप्ट करोगे लाइफ में, वास्तु अपने आप चलते चलते हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए भी हम यही करते हैं। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ ऐसी जेमस्टोन्स होते हैं, कुछ ऐसी केमिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं जिनमें सेल्फ चार्जिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो चीज़ें साथ में लेके चलनी चाहिए हमेशा। सर आपने जब तो भी कुछ आप चाहते पहना हुआ है कुछ आपने? नहीं, अभी तो अच्छा नहीं डाला हुआ। अच्छा। लेकिन जहाँ मैं सोता हूँ बेड के नीचे बहुत कुछ है। वैसे ऐसी चीजों के लिए कौन सा जेमस्टोन सही रहता है, एप्ट रहता है? वो मैटर करता है आपकी कुंडली देखने के बाद। अच्छा। हाँ, रिकमेंडेशंस उसके प्रिसाइज होती हैं, क्योंकि मैं प्रिसीजन में बिलीव करता हूँ, कुछ भी थोड़ा सा इधर या उधर नहीं होना चाहिए। तो आप वास्तु से पहले ये भी देखते हो, एस्ट्रोलॉजी? अगर आप कुंडली देने में कंफर्टेबल है क्लाइंट, तो व्हाई नॉट। अच्छा। पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि जितने रेजिडेंट्स हैं उनके नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ, आपके पास किसी बार टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी है तो चलेगा, बट है तो इट्स गुड। तो उससे क्या होता है, बेसिकली किसी एक डायरेक्शन को जब हम मैप करते हैं, आप एक ये चीज़ समझो, सपोज़ किसी का नॉर्थ ईस्ट ख़राब है, बड़ा आजकल कॉमन चलता है, आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के ऊपर तो मेरे ख्याल से कितने पॉडकास्ट होंगे, कोई लिमिट ही नहीं है। मान लो कोई आपका किसी का नॉर्थ ईस्ट ख़राब है, अब नॉर्थ ईस्ट का जो रिप्रेजेंटिंग प्लैनेट है वो गुरु है। अब बहुत लोग ये मिथ भी बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या किचन है तो कैंसर होना बड़ा कॉमन है, या सबने सुना है हमने। हाँ, या क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है कोई, या बीमार रह सकते हो, या फेटल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, अनटाइमली डेथ्स हो सकती हैं, मेल चाइल्ड बॉर्न नहीं होते, लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं। तो इस टाइप की इश्यूज़ नॉर्थ ईस्ट में जनरली कहा जाता है। अब क्या सबकी पत्री एक जैसी है उस घर में जो रह रहा है? नॉर्थ ईस्ट तो ख़राब है, सबकी पत्री एक जैसी तो नहीं है। अब किसी का गुरु उच्च का है, लग्नेश है, लगन में बैठा है, कर्म स्थान में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, 6ठे घर में बैठा है, तो क्या होगा? उसको असर ही नहीं होगा उसका नॉर्थ ईस्ट के खराब होने का। सर इस केस में ये मैटर नहीं करता कि घर जिसके नाम है उसकी कुंडली ही देखी जाएगी प्रिसाइजली? नहीं, वास्तु, अभी मैं आपको इसको कनेक्ट करता हूँ वास्तु से। वास्तु के ना बड़े सारे मीनिंग है, बट हम अगर इसको बाइफिकेट करें तो पहली बाइफिकेशन आती है जहाँ तू वास कर रहा है। वास्तु, जहाँ हम वास करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वो वास्तु है।
आप ओपन एरिया में खड़े हो जाओ ग्राउंड में, वहाँ आप रहते नहीं हो ना, वहाँ का वास्तु आपको इफेक्ट नहीं करेगा। वास्तु जो है आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ आप समय बिता रहे हो, 8 मतलब आप ये समझो कि 24 घंटे में से 12 घंटे 8 घंटे के से ज़्यादा समय आप कहीं पे भी बिताते हो, उसका वास्तु आपके ऊपर असर करना शुरू कर देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपकी ओनरशिप किसी और की है, आप रेंटेड में हो, अपने फ्लैट में हो, डजेंट मैटर। प्लस शयन कक्ष जहाँ आप सोते हो, क्योंकि तब आप थर्ड वर्ल्ड में होते हो, आपकी सिर्फ बॉडी और फिजिकल बीइंग वहाँ होता है, तब मैक्सिमम इफेक्ट वास्तु का आता है, आप कहाँ सो रहे हो। तो इसलिए बेडरूम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम हॉक वास्तु कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा ही जो है वो इजाद किया हुआ है, बेसिकली इन्वेंशन हमारी ही है, बट वो कॉपी पेस्ट बहुत हो जाती हैं चीज़ें। तो हॉक वास्तु में क्या होता है, इट्स अगर आप समझो तो हाउस, होम, ऑफिस एंड कार। कार का वास्तु, कार का वास्तु ये भी एक टॉपिक है, आपको बताऊंगा अभी आगे। आपने देखा होगा बहुत सारी कारें हैं जो फेल हो जाती हैं, बहुत सारी कारें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें कोई कमी नहीं है, फेल क्यों हो जाती है। बट वो आप कंपनी वाइज कह रहे हो या पर्सनल यूज में कह रहे हो? कंपनी वाइज भी बोल रहा हूँ, वो भी एक अलग टॉपिक है, वो उस पर पूरा एक पॉडकास्ट बन सकता है, वो एक अलग बात करेंगे कभी। तो ये 3 चीज़ें क्यों जरूरी हैं, हम उसे हॉक वास्तु क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो आप सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ बिताते हो? घर पे। 8 घंटे तो सोने के लिए चाहिए कम से कम है, 1-2 घंटे खाने पीने के लिए, 10 घंटे हो गए, 10 से 12 घंटे आप घर पे होते हो, तो घर का वास्तु इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आप मैक्सिमम टाइम इसके अलावा कहाँ बिताते हो? ऑफिस में, तो ऑफिस का वास्तु इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके अलावा थर्ड जगह पे कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हो? आज की डेट में दिल्ली, नोएडा या मेट्रोपॉलिटन्स में जो भी रह रहा है, वहाँ पे कम्यूटिंग इज़ अ मेजर इशू। 1-1.5 घंटा आप दिल्ली जाओ, 1.5 घंटा लग गया, रोहिणी जाना पड़े 2 घंटे लग गए, तो मैक्सिमम टाइम कहाँ बिता रहे हो? कार में। पर सर कार का वास्तु थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है क्योंकि सेम ही तरीके की कार है का शेप। कार का वास्तु इसलिए नहीं, कार का वास्तु इसलिए लॉजिकल नहीं है क्योंकि आप एक चीज़ समझो, वास्तु इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, वास्तु इज़ ऑल अबाउट डायरेक्शंस, कलर्स, डायमेंशंस, मेजरमेंट्स, वो भी है उसमें भी 3/6/9 का कॉन्सेप्ट होता है, एक मैं बताऊंगा। वो एप्लीकेबल है घर पे भी, वो एप्लीकेबल है ऑफिस पे भी, वो एप्लीकेबल है कार में भी। क्या कार में एक्सीडेंट्स नहीं होते, डेथ नहीं होती लोगों की? क्या कार में आप बीमार नहीं हो सकते? कार में आपकी तबीयत खराब नहीं हो सकती? कुछ भी हो सकता है कार में भी। बट सर लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं, देखा जाए तो। अगर दिल्ली की बात उनके लिए करें, applicable मेट्रो में नहीं। जा रहे हैं, बसेस में जा रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है? बस आपकी ओनरशिप नहीं है, मेट्रो आपकी ओनरशिप नहीं है, कोई भी ऐसा व्हीकल, इनफैक्ट आप टैक्सी पे जा रहे हो, वो आपकी ओनरशिप नहीं है, आप उनको क्या बोलोगे? वहाँ पे थोड़ी वास्तु करोगे। कार में रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं वास्तु से रिलेटेड। आजकल तो आपने देखा होगा शो के लिए पिरामिड भी रख लेते हैं लोग, गाड़ी के डैशबोर्ड पे पिरामिड लगा होता है। वो क्या कॉन्सेप्ट है, किस भाव से, किस इंटेंशन से रख रहे हैं वो? सर वो तो ऐसे ही रख रहे हैं जिनको एनर्जी हीलिंग, एनर्जी होती रहे अंदर, साफ होती रहे, पॉजिटिव एनर्जी आती रहे, नेगेटिव न्यूट्रलाइज होती रहे। पर्पस तो वही है, माइंडसेट तो वही है, बस एनहेंसमेंट्स का फ़र्क है। कोई क्या रख रहा है, कोई क्या रख रहा है। मैं अगर आपको कोई ऐसी चीज़ दे दूँ, एक जनरल क्रिस्टल दे देता हूँ जिसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सेल्फ चार्जिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जो खुद चार्ज होता है। बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं, आप नेट पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, मिल जाएंगे आपको। तो क्या वो वहाँ काम नहीं करेगा गाड़ी में? क्यों नहीं करेगा? जब घर पे करेगा, आपके हाथ में करेगा, तो क्या गाड़ी में नहीं करेगा? ऑफिस में भी करेगा, गाड़ी में क्यों नहीं करेगा? गाड़ी में भी करेगा, और गाड़ी में बहुत ज़्यादा करता है। उसका रीज़न है, आपने एक गाड़ी जब आके पार्क करी, क्रिस्टल वहीं है, सपोज क्रिस्टल या XYZ कोई भी चीज़ है, आपने शीशे ऊपर कर दिए, बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही, अंदर की हवा बाहर नहीं जा रही, वेंटिलेशन नहीं है, तो जो अंदर की जो ऑरा है वो न्यूट्रलाइज होकर पॉजिटिव एनर्जी में चेंज होती रहेगी, वो काम करता रहेगा। इट्स नॉट दैट कि आप 2 घंटे के लिए गाड़ी में हो, डजेंट मैटर, गाड़ी पार्क भी तो है, और आप पार्क गाड़ी के अंदर जब बैठते हो तो क्या आपको पॉजिटिविटी का फ़र्क नहीं पड़ेगा? वास्तु इज़ अबाउट एवरीथिंग। एनिमल्स का भी वास्तु होता है, उस पर भी आएंगे कभी, वो एक अलग पॉडकास्ट है। सर आपने तो हर चीज़ का वास्तु बना रखा है। मैंने नहीं बनाया, शास्त्रों में सब लिखा है, शास्त्रों में मेंशन है सब चीज़ें लिखी हैं, एनिमल्स का और वाहन का भी, सब चीज़ें, क्योंकि डायमेंशंस, प्रपोर्शंस, कोई भी चीज़ जो प्रोपोर्शनेट है वो वास्तु कंप्लायंट है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। आप देखते हो कभी किसी एक बंदे का फेस यहाँ से सूजा हो, एक बंदे का यहाँ से नॉर्मल हो, थोड़ा डिफॉर्म्ड है फेस, आपको वो चेहरा देखने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, उसका वास्तु खराब है चेहरे का। गेटिंग? इंसानों का भी वास्तु होता है। एनाटॉमी समझो, कभी भी एक बाजू, 2 बाजू एक साथ इक्वल नहीं होती, कभी 2 टांगें इक्वल नहीं होती, 2 उंगलियां इक्वल नहीं होती, 2 अंगूठे इक्वल नहीं होते।
ये भी वास्तु में आता है। डायमेंशंस हैं, 3x3, 3x6, 3x9 के कॉन्सेप्ट्स हैं। ग्रिड सिस्टम भी इसी पे बना हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट है सर, ये बता सकते हो आप शॉर्ट में, या ये बहुत लंबा जाएगा? नहीं, शॉर्ट में बता सकता हूँ। जनरली क्या होता है, जब हम वास्तु को देखते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें ऐसे लाइंस होती हैं। वो 3x3 का कॉन्सेप्ट है, जिसमें सारी मेन डायरेक्शंस आ जाती हैं और सब डायरेक्शंस को भी मार्क कर देते हैं। एक्चुअल में जब हम किसी भी घर का वास्तु करते हैं, ऑफिस का वास्तु करते हैं, उसमें 81 ग्रिड सिस्टम यूज़ होता है। दैट इज़ 9x9 ग्रिड सिस्टम। 81 पदार्थ होते हैं, 81 ग्रिड्स होते हैं। उन ग्रिड सिस्टम के हिसाब से जब वास्तु किया जाता है, दैट इज़ द प्रिसाइज वास्तु। उससे अच्छी प्रिसिशन कहीं नहीं आ सकती। बट लोग अभी भी जो है 6x6 के ग्रिड सिस्टम पे वास्तु कर लेते हैं, या और बहुत सारे ग्रिड सिस्टम्स है बीच में। वो मंदिरों के लिए बने हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए है वो घर के लिए नहीं है। जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप काम करते हो, उसमें 81 ग्रिड सिस्टम इज़ द बेस्ट ग्रिड सिस्टम टू रेक्टिफाई एनी वास्तु दोषा इन दैट प्रेमिसेस। लॉजिकल है, हर चीज़ मेंशन्ड है, एवरीथिंग इज़ देयर। हमारी शास्त्रों में, उसमें बुक्स में बहुत सारी बुक्स हैं। आप विश्वकर्मा प्रकाश है, मयमतम है, और रावण संहिता है, फल दीपिका है, बहुत सारी बुक्स हैं। फल दीपिका इसलिए कह रहा हूँ, वो एस्ट्रोलॉजी की बुक है, बट उसके कनेक्शन के बिना आप वास्तु नहीं कर सकते। बेसिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़रूरी है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में कलर्स हैं वास्तु के, न्यूमरोलॉजी आ जाती है, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी आ जाती है, नॉर्मल न्यूमरोलॉजी नहीं आती। तो जो सर ऐसे जिससे आपने नॉलेज लिया जिस बुक से, वो कितनी पुरानी है अगर देखा जाए वास्तु? मैंने तो देखो बहुत जगह से कोर्सेज भी किए हैं, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। मेरा तो सिंपल सा फंडा है, ज्ञान बट रहा है खुले में। पता नहीं, ले लो। मुझे क्या पता आप में कुछ ऐसा हो जो मुझे ना पता हो, मैं आपसे क्यों ना सीखूं? हो सकता है आप में कुछ ऐसा हो। अगर आप आचार्य हो, आप सिखा रहे हो, कुछ होगा आप में ज़रूर। ऐसे नहीं सिखा रहे आप। मैं स्टूडेंट बन के आपके पास आने को तैयार हूँ, और मैंने यही किया जब मैंने अपना करियर शुरुआत करी। कुछ नहीं छोड़ा, आईकास नहीं छोड़ा, आईफास नहीं छोड़ा, भारतीय विद्या भवन नहीं छोड़ा, अपने गुरु नहीं छोड़े। जो लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम है लेकिन उनका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, उनको भी नहीं छोड़ा। पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से सीखने को मिल जाए। तो ये सब चीज़ें जब आप क्लब अप करते हो, फिर अपनी रिसर्च करते हो, फिर बुक्स पढ़ते हो, और बहुत ही अच्छी बुक्स हैं ये, बहुत ही वेल नोन बुक्स हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने लिखी हैं या वो हैं। बहुत ही, मतलब शायद कोई ऐसा वास्तु कंसल्टेंट नहीं होगा जो इनको फॉलो नहीं करता होगा। सारा बेस वहीं से आया हुआ है, मैं भी उन्हीं में से ही बोल रहा हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा जो मैंने मन से बनाया हुआ है। मैं बिलीव ही नहीं करता उस सिस्टम में। जिस चीज़ के पीछे कोई लॉजिक या रीजनिंग मुझे नहीं मिलती, या साइंटिफिक रीज़न नहीं मिलता, मेरे बिलीव सिस्टम में वो चीज़ नहीं है। मैं एप्लीकेबल ही नहीं है मेरे माइंड में वो चीज़। वही एक इशू है। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते ही नहीं, बिना एस्ट्रोलॉजी के वास्तु कर रहे हैं। मैं उनको वास्तु कंसल्टेंट नहीं कहता, क्योंकि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, आप वास्तु कर ही नहीं सकते। सारा बेस ही वही है, वहीं से तो आ रहा है। आप न्यूमरोलॉजी से जोड़े जा रहे हो, पहले एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी तो समझो। आप ग्रहों का नंबर पता नहीं है आपको, और सिर्फ बेसिक न्यूमरोलॉजी और कीरो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, तो वो गैप्स हैं बीच में बहुत सारे, वो फिल होने बहुत ज़रूरी हैं। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, आपके जो भी ऑडियंस है उनको समझाने के लिए ही बोल रहा हूँ मैं ये, कि अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट बनना भी चाहता है, या वास्तु कंसल्टेंट है भी, एस्ट्रोलॉजी समझो, बेसिक एस्ट्रोलॉजी समझो। मैं नहीं कहता कोई बड़े अवार्ड लेने हैं या वो करनी है चीज़ें। बेसिक एस्ट्रोलॉजी समझो, कनेक्शंस अपने आप समझ आ जाएंगे। आपको डेप्थ समझ आएगी कि चीज़ें कहाँ तक जा सकती हैं। अब मैं किसी एक घर में गया, एक छोटा सा किस्सा है। एक घर में गया, वहाँ पे एक डॉग था उनका, चुपचाप साइड पे बैठा हुआ है। तो कंपास से मैं डायरेक्शंस देखी मैंने, तो सबसे पहली बात मैंने ये बोली, मैं कहा थोड़ा बच के रहना, मतलब या तो चेंज कर लो डॉग। अब क्या होता है डॉग के साथ ना, बहुत हम इंडियंस ऐसे हैं, जो लोग डॉग पेट्स पालते हैं ना, उनकी इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होती हैं जी। अगर आप किसी के डॉग को ऐसे भी बोल दोगे ना कुत्ता है जी, तो शायद वो भी, उनको बहुत ऑफेंडेड फील होता है कि यार मेरे डॉग का ये नाम है, आप इसको ऐसे मत बोलो, ये कोई कुत्ता नहीं है, ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ फैमिली। यहाँ तक लोग बोल जाते हैं। तो मतलब मैंने वैसे भी देखा है जैसे सोसाइटीज़ में, और ये मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं लोग, बहुत अटैच्ड हैं लोग, तो वो मेंबर समझते हैं एक घर का। तो ठीक है, मतलब वो होना भी चाहिए, जो अटैच्ड हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते उसका, बट हमें ये चीज़ सोच के बोलनी पड़ती है कि कुछ हमें ऐसा ना बोल दें कि सामने वाला पहले से ही ऑफेंडेड फील कर जाए फर्स्ट बात से ही। तो मैंने वही बोला उनको कि थोड़ा सा या तो ध्यान रखना इसका, या इस डॉग को चेंज कर लेना, मुझे सूटेबल नहीं लग रहा ये। तो कहते हैं आप क्या बोलना चाहते हो, अब थोड़ा सा खुल के बताओ। मैं कहा सब ठीक है इस डॉग के साथ। कहते अभी 2 दिन पहले ही 2 लोगों को काट चुका, घर के ही लोग, घर के ही लोगों को। इतना अग्रेसिव है ये।
हम तंग आ चुके हैं इससे। मेरे को क्या पता, मैं तो अभी गया हूँ, 10 मिनट नहीं हुए मुझे खड़े हुए वहाँ पे, मुझे कोई सपना नहीं आया, ना मैं तांत्रिक हूँ। बेयर फैक्ट्स होते हैं। वो जिस डायरेक्शन में बैठा था, और जो अभी बात हो रही थी एनिमल वास्तु की, तो उसकी जो एग्रेशन था फेस पे, और द वे ही वॉज सिटिंग, और उसकी बॉडी जो है बहुत ब्रॉड थी, फेस बहुत छोटा सा था, और बहुत शार्प थी नोज़ आगे की तरफ। मुझे लग रहा था कि वो एग्रेशन है, प्लस वो जिस जगह पे बैठा उसकी एक डन सी बनाई हुई थी, वो सूटेबल डायरेक्शन नहीं है पेट्स के लिए। अंडरस्टूड है, वो एग्रेशन दिखाएगा, वो नहीं छोड़ेगा। तो मुझे कैसे पता था, मैंने 2 मिनट लगे मुझे समझने में। ऐसी एक किस्सा और हुआ था साउथ दिल्ली में, बहुत ही जिसे कहते हैं वेल ऑफ फैमिली थी, बट उनको बहुत वहम आता था, बार बार इंटीरियर्स चेंज कराते रहते थे घर के। वो कहते थे कोई इंटीरियर सूट नहीं करता, मतलब उनको कोई ये नहीं है कि पैसे कितने लग रहे हैं, एक वो फील गुड फैक्टर चाहिए एंटर करते ही घर के अंदर। वो कहते हैं जब घर के अंदर एंटर करके हमको 10 मिनट नहीं होते, मुझे कुछ अजीब सा होने लग जाता है, इससे अच्छा तो फैक्ट्री है मेरी, ऐसे बोलते थे। और मुझे बुलाया, मेरे से पहले पता नहीं कितने आ चुके होंगे, कोई आइडिया नहीं था। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो करीबन 8.5 या 9 फुट की मार्बल की गणेश जी की मूर्ति एंटर करती। तो चलो एक पॉइंट तो वैसे ही समझ आ गया मुझे कि क्या है। उसके बाद जो डायरेक्शन थी वो, और जिस तरीके से मूर्ति रखी हुई थी, उसके बाद आगे गए, देखा, सारी डायरेक्शंस चेक की। तो मैंने बात ही इससे शुरू करी। मैं कहा सबसे पहले तो आप ये मूर्ति हटा दो। ये मूर्ति आपको पता है कितने पैसे लग गए हैं इस मूर्ति में, और लगे भी होंगे, मार्बल की इतनी बड़ी मूर्ति है 8-9 फुट की, तो मैटर तो करता ही है। मैं वो प्राण प्रतिष्ठा कराई थी आपने, इतनी बड़ी मूर्ति रख ली ऐसे ही। मैं कहा रखी किस डायरेक्शन में, ये मंदिर की डायरेक्शन थोड़ी है। कहते नहीं एंट्रेंस तो है, सब ये कहते हैं अंदर घुसते ही गणेश जी दिखने चाहिए। मुझे एक वास्तु कंसल्टेंट ने बोला था, मैंने इसलिए यहाँ पे मूर्ति रख ली। मैं कहा अच्छा। तो मैंने उनको सारे चेंजेस बताए। वो एक्चुअली एक हिस्सा अलग से था एंट्रेंस के बाद लेफ्ट पे, जो ओपन टू एयर था, ऐसे उन्होंने कवर किया हुआ था। पहले तो वो ओपन टू एयर उसको ओपन कराया कि इसको ओपन रहने दो, सनलाइट आनी चाहिए एटलीस्ट, चाहे आप ग्लास लगा दो कोई बात नहीं। और वो मूर्ति मैं कहा इसको चेंज करा सकते हो, एक्सचेंज अभी तो ली है। सर उस मूर्ति में साइज के का फर्क था? साइज़ का फ़र्क मुझे तो दिख रही थी 8-9 फुट की है, मैं कहा कम से कम 12 फुट चाहिए। अच्छा। और मैं कहा डायमेंशंस मैं बताऊंगा, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, मैं आपको प्रिसिशन से बताऊंगा, वही आप बनवा लेना। तो मैंने उनको एक एक चीज़ लिख के दी कि ये मूर्ति इतने की होनी चाहिए, इतने का होना चाहिए। मतलब उनके बहुत पैसे लगे होंगे, पहले तो वो मूर्ति गई होगी, पता नहीं वापसी भी गई होगी, नहीं गई होगी, लेकिन उन्होंने कराया। तो वो आपने और बड़ी करवाई साइज में? 12 फुट की करवाई। पर इतनी बड़ी तो सर अलाउड नहीं होती कि 6 इंच से ज़्यादा एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई भी मूर्ति की शेप में, फॉर्म में आप कोई भी भगवान रखते हो, तो आप समझो कि आप उनका साक्षात्कार कर रहे हो। वो भगवान खुद अपनी फिजिकल फॉर्म में वहाँ पे हैं एक तरह से, इसको ऐसे कंसिडर किया जाता है। अगर ऐसे रखना है आपने तो उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा बहुत ज़रूरी है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बिना कोई भी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। अव्वल तो मंदिर ही नहीं होना चाहिए, उस पर भी आएंगे। घर पे मंदिर नहीं होना चाहिए, ये किसी वास्तु वाले ने नहीं बोला होगा आज तक किसी भी पॉडकास्ट में। और मैं आपको बता सकता हूँ, शास्त्रों में भी लिखा है, मैं प्रूफ भी कर दूंगा। और आपने खुद भी ऐसी जगहें देखी होंगी जहाँ पे घरों में मंदिर नहीं होते, वो भी बताऊंगा कैसे। तो पहले तो मैंने ये किया, फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कराई उस मूर्ति की। फिर 12 फुट की मूर्ति और 6 फुट की बन्नी बनवाई पहले मैंने नीचे। उसके ऊपर मूर्ति रखनी है, पैरों के लेवल पे नहीं होने चाहिए भगवान। अच्छा। तो उन्होंने वो भी उसी सेम मार्बल की वो पहले एक बन्नी बनवाई, उसके ऊपर वो मूर्ति फिक्स करवाई, फिर प्राण प्रतिष्ठा कराई, सारी चीज़ें हुई। मैंने कहा आप ये मंदिर समझ लो, आप घर का मंदिर हटा दो। मेरी माँ तो मुझे मार देगी जान से, मंदिर नहीं हट सकता घर से, ये मत बोलो ऐसी बातें, और वह मत डालो हमारे को। सही बात है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है और कि ये बहुत कॉमन है। आप 100 में से अगर 99 लोगों को भी जो है ना ऑब्जेक्ट करते हुए देख लोगे, घर से मंदिर नहीं हटेगा। सही बात है। आप कुछ भी कर जाओ, घर से मंदिर हटाने को मत बोलो। मैं तो हटा दूंगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, बूढ़े माँ बाप का। गेटिंग, आप कुछ नहीं कर सकते। अब घर में 2 मंदिर भी नहीं होने चाहिए। तो फिर मैंने उसमें भी बाइफिकेशंस कराई, उस एरिया को बिल्कुल टोटली कट ऑफ कराया घर से। फिर उसका वास्तु अलग से हुआ, अंदर घर का बाकी का वास्तु अलग से। तो आपने उन्हें सजेस्ट नहीं किया कि आप मूर्ति को मतलब या तो कुछ और? ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आर्टिफैक्ट्स। अब वो कहता है यार मैं इटली से लेके आऊँ इतने इतने उठा के, हज़ारों में लाखों में, ये करूँ वो करूँ, पर मेरे मन में एक इच्छा थी कि गणेश जी जरूर रखने हैं घर पे। अच्छा, एक और प्रॉब्लम थी, सच में आपको बताना भूल गया, उन गणेश जी की सूंड गलत थी। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। डायरेक्शन ये भी यूट्यूब पे या किसी भी पॉडकास्ट में आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आई कैन गारंटी दैट। हर चीज़ के पीछे एक साइंस है, लॉजिक है। आप देखते हो
गणेश जी अपनी भार्या के वाइफ के साथ भी होते हैं, कई बार मूर्तियों में देखते हो, या कई बार लक्ष्मी जी के साथ होते हैं, या कई बार अकेले होते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? उनकी सूंड कभी इधर हुई होती है, कभी किसी ने इधर बनाई होती है। रीज़न क्या है? क्या हो सकता? पता नहीं सर। बनाने वाले बेवकूफ़ हैं या हिंदू गॉड्स पागल हैं? वो कभी भी ऐसी सूंड इधर कर लेंगे भगवान जी, और कभी भी इधर कर लेंगे भगवान जी। भगवान जी कुछ भी कर लेंगे, कोई मौज थोड़ी चल रही है, मस्ती थोड़ी है। या हमें नहीं समझ आ रहा, कोई तो कमी है कहीं ना कहीं। फैक्ट्स उसके पीछे ये हैं कि आप देखते हो शादियों में, जिसकी भी शादी होती है ना, दूल्हा हमेशा इधर बैठता है और राइट पे, और जो दुल्हन होती है वो उसके लेफ्ट पे बैठती है। कभी देखा, नोटिस किया? कितनी शादियां देख लो, एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, कितनी भी शादियां देख लो आप, हर मैरिज में आपको दूल्हा राइट पे ही मिलेगा, दुल्हन लेफ्ट पे मिलेगी बैठी हुई। क्यों? शादी के बाद वाइफ राइट हो जाती है। वो तो बाद में ना। अभी हो गई है? हाँ, नहीं हुई, अच्छा। फिर ठीक है। फिर भी एक्सपीरियंस है। एक्चुअल में होता क्या है, जो घर का करता धरता होता है, जो मेल मेंबर होता है, उसको ही इज्जत दी जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, वाइफ जो है उसको अपने राइट पे बिठाती है। जो मेन मेंबर होता है घर का, आपने जिसको भी इज्जत देनी है उसको आप हमेशा राइट पे बिठाएंगे। दैट इज़ द वे टू गिव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स और टू पीपल whom you respect more than yourself। ऐसे होता है बेसिकली। अब जब गणेश जी अपनी भार्या के साथ ना बैठ के लक्ष्मी जी जो उनकी माता है उनके साथ बैठते हैं, तो वो खुद लेफ्ट पे बैठते हैं और लक्ष्मी जी हमेशा राइट पे होती हैं। कभी भी मूर्तियाँ बनी देखोगे, ऑथेंटिक जगह से जब मूर्ति लोगे, हमेशा राइट पे लक्ष्मी जी होंगी, लेफ्ट पे गणेश जी होंगे। तो गणेश जी क्या करते हैं, जब अपनी वाइफ के साथ बैठे होते हैं तो वाइफ को रिस्पेक्ट देने के लिए अपनी सूंड इस तरफ घुमा देते हैं। वो है गृहस्थ स्थान, गृहिणी का स्थान, ये घर की जगह है। जब भी आप गणेश जी घर लाओगे, घर पे रखोगे, तो उनकी सूंड ऐसे मुड़ी हुई होगी, राइट, जिसमें वो अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट को मुड़ी है ना, लेफ्ट लेफ्ट जैसे मैं गणेश जी हूँ तो सूंड ऐसे, तो यहाँ मेरी वाइफ बैठी है, ये फेसिंग है। तो जब सामने से कोई देखेगा तो इस तरफ फेसिंग हो गया। अब वही जब गणेश जी लक्ष्मी माता के साथ बैठते हैं, वो उनकी माता है, तो वो उनको रिस्पेक्ट करने के लिए सूंड को इस तरफ घुमा देते हैं। खुद यहाँ बैठे हुए हैं लेफ्ट पे, लेकिन सूंड इस तरफ है। लक्ष्मी जी क्या है? धन की वो है प्रतीक, धन की प्रतीक है। तो क्या हुआ? कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो कमर्शियल जगह पे, ऑफिसेज में, कहीं पे भी जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पे अगर आप गणेश जी रखते हो तो उनकी सूंड इस तरफ घूमी होनी चाहिए। जब आप घर में रखते हो गणेश जी तो उनकी सूंड इस तरफ घूमी होनी चाहिए। ओके। ये जो लॉजिक्स हैं ये सब साइंटिफिक हैं। और सर साइज का भी फर्क होता है? साइज, कोई भी चीज़ जब आप करते हो 3/6/9 की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में यूज़ करते हो। 33 एक गॉडली नंबर है। कभी आप देखना, नेट पे भी सर्च करोगे, आज का नहीं है, माया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन से तब से चल रहा है ये। दिस इज़ नॉट कि हमने कुछ बना दिया, ये मेरा कोई कॉन्सेप्ट है। 33 इज़ द नंबर ऑफ गॉड्स। 3 इज़ द नंबर जो 33 का एक पार्ट है, पहला पार्ट है, और 9 इज़ द नंबर जो लास्ट है। तो हम जब चलते हैं इसको 3-3-3 करके चलते हैं, या 3-6-9 करके चलते हैं, या 3 या 6 या 9 इंडिविजुअली यूज़ करते हैं। यही नंबर्स क्यों है सर, ऐसा क्यों कहा जाता है? इट्स अ नंबर ऑफ गॉड, मैंने नहीं बनाया, कहते हैं ऐसा, बट बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कभी भी समझो, फोटोग्राफी कभी की हो, अब सारे फोटोग्राफर बैठे हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, बट हाँ, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लीडिंग लाइंस का, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है अच्छी फोटोग्राफी के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम रखते हैं वो ऑड नंबर में अच्छी लगती है। जैसे बर्ड बैठा हुआ है कोई, एक बर्ड या 3 बर्ड्स अच्छे लगेंगे, 2 बर्ड कभी भी अच्छे नहीं लगता। आप अवार्ड्स भी देखोगे ना, फोटोग्राफी अवार्ड्स, उनमें भी 1, 3, 5 ऑड नंबर्स के ऊपर काम किया होता है। तो ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑस्पिशियस। पर कहा तो जाता है 3 ते गाड़ा काम बेगाड़ा। आप 3 हो अब। आज तक तो सब बढ़िया है। सही बात है, ये आगे भी भी रहेगा, क्योंकि 3 हो, आगे भी रहेगा। कभी 2 या 1 हो गए तो मुश्किल हो सकती है, होना मत, अलग मत होना। पर सर ऐसे तो डुओज भी हमने सक्सेसफुल होते देखे ही हैं म्यूजिक। क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते, वो भी होते हैं। बट वैसे एक बात है हाँ। कि अब 9 के भी नंबर का एक मैजिक है। आप कोई भी 9 को हम ना लास्ट नंबर बोलते हैं। 3 इज़ द स्टार्टिंग नंबर, 2 इज़ द 6th नंबर, और 9 जो है लास्ट नंबर है। ऐसे ही जो है 3:33 पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो बाकी टाइम पे करोगे तो आपको उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये भी है। रात के 3:33 अमृत वेला एक्चुअल में वो होता है। दैट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट मेडिटेशन, एंड इट गोज टिल सूर्योदय या 4 बजे तक।
सर जैसे आपने 3:33 बताया, 11:11 भी कहते हैं कि इट्स अ टाइम टू मेक अ विश। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर का सिस्टम है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो शास्त्रों से बाहर है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो वेदों से बाहर है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो मैंने बनाई है। मैंने कुछ नहीं बनाया, जो है उतना ही समझ लेना। हम आज की डेट में तो 10 जन्म चाहिए, सही बात है। और ये फैक्ट है। आप 4 वेद एक साथ पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, 11वें दिन पता क्या बोलोगे, यार कंफ्यूज हो गया, क्या क्या पढ़ लिया, हाँ सही बात है। पागल हो जाए आदमी, इतना कुछ है। बट देन व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इट, और उसको आप अप्लाई करना शुरू करते हो लाइफ में, अब चाहे एज अ वास्तु कंसल्टेंट कर रहा हूँ मैं अप्लाई, या मैं अपने ऊपर पर्सनली कर रहा हूँ, तो आपको चीज़ें जो है आपके ब्लड में आ जाती हैं, खून में आ जाती हैं, चीज़ें आदत बन जाती है। सर जैसे अभी गाड़ियों की बात हो रही थी इससे पहले, और चीज़ें रखने की बात हो रही थी कि पिरामिड्स वगैरह, कुछ लोग गॉड्स की भी रख लेते हैं, मूर्तियाँ रख लेते हैं, या फिर कोई स्क्रीन पे टैटू लगा लिया, कुछ लगा लिया, ऐसा भी करते हैं, तो वो सही रहता है? देखो, अगर आप प्रतिबिंब, इमेज, अगर आप सिर्फ उनको फील करना चाहते हो तो फोटोग्राफी या उनकी फ़ोटोग्राफ्स या ग्राफिक्स तक ठीक है, आप घर में रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप मूर्ति रखते हो तो वो उनका साक्षात्कार है एक तरह से, समझो वो फिजिकल फॉर्म में आपके सामने है। तो अगर वो उस मूर्ति के फॉर्म में आपके सामने हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत ज़रूरी है। प्राण प्रतिष्ठा के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, वो जब भी मैं मंदिर के कॉन्सेप्ट पे आऊँगा, मंदिर का टॉपिक जब शुरू करेंगे तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। मैं स्पेसिफिकली कार के बारे में पूछ रहा हूँ। कार में, हाँ कार में गॉड की इमेजेस ठीक हैं, आइडल्स नहीं। आइडल चाहे आप मूर्ति किसी भी फॉर्म में हो, चाहे मिट्टी की हो, प्लास्टिक की हो, मेटल की हो, नहीं। एक छोटा सा फोटो फ्रेम भी सही है। फोटो इज़ ओके, फोटो इज़ फाइन। और गॉड्स भी मल्टीपल गॉड्स नहीं रखने चाहिए। अच्छा, किसी एक गॉड को फॉलो करो, वन गॉड वन अप्रोच। मोस्टली शिव जी और हनुमान जी ही लगाते हैं लोग। देखो, शिव शक्ति से ऊपर तो कुछ है नहीं ना, वो तो गॉड ऑफ एवोल्यूशन है, वो तो सब कुछ उन्होंने ही बनाया है। तो अगर आप शिव के बाद आते हो तो आप सेकंड टियर, थर्ड टियर चीज़ों को जो है ना मान रहे हो या उनको फॉलो कर रहे हो। उपज कहाँ से है, बीज क्या है, शिव। तो वो मैं नहीं बोलता, वो भी मेरे वर्ड्स नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ, यही बेयर फैक्ट है। सही बात है। सर थोड़ी डार्क एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज की बात की जाए, आपके पास कोई केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व होता है, या फिर चीज़ें जैसे आजकल बहुत ट्रेंडिंग टर्म्स है वशीकरण और ये सब, तो ये सब वास्तु से ट्रीटेबल होती हैं चीज़ें? बिल्कुल वास्तु से ट्रीटेबल है, 100% ट्रीटेबल है। लेकिन जब हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं ना, आजकल ना वो तंत्र एक हुआ है, ये तांत्रिक एक्टिविटी है, ये ब्लैक मैजिक है, इसने मेरे पे टोना कर दिया, इसने मेरे टोटका कर दिया, वो वूडू डॉल्स आ गई हैं, वो पिन लगाया हुआ तो आज मेरी बाजू गई कल मेरी गर्दन में दर्द है तो इसीलिए किसी ने ऐसा किया होगा। देखो, होता बहुत कुछ है दुनिया में, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, हैं तो वो भी एनर्जीज़, सिर्फ फ़र्क पॉजिटिव एनर्जीज़ का और नेगेटिव एनर्जीज़ का है। वो भी एनर्जीज़ हैं। आप आज से 20 साल पहले किसी को बोलो मेरे पास एक मोबाइल है जिसमें कोई तार नहीं लगी हुई और मैं बात करता हूँ यूएस में, कोई नहीं मानता। करेक्ट है? आज वो टेक्नोलॉजी हम क्योंकि इतनी आम हो गई है, हम अडाप्ट कर चुके हैं उसको अपनी लाइफ में इस तरीके से कि आज लगता है कि क्या है, मोबाइल ही तो है, कॉमन बात है ना। तो मोबाइल से बात कैसे हो रही है? वो अणु जो वो हवा में जो इयॉन्स हैं और जो बाकी सारे पार्टिकल्स हैं, उन्हीं के थ्रू ही तो वायरलेसली आप बात कर रहे हो। तो जब साइंस वायरलेसली आपको एक इतने से इंस्ट्रूमेंट से कहीं पे बात भी करा सकती है, तो क्या एनर्जीज़ का आदान प्रदान नहीं हो सकता? तो आपके पास कोई ऐसा केस आया हो, आपने किसी साइट पे विजिट किया हो, वहाँ पर ऐसी हावी हो गई हो energy बहुत और- केस हैं, बहुत केस हैं। लेकिन इन केसेस में होता क्या है, एक तो परसेप्शन बदलना होता है पहले, ये क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है जो रेजिडेंट है। अभी क्या होता है, जनरली आप 90% से ज़्यादा केसेस में क्या होता है, ये देखोगे आप कि आप चल रहे हो, घर में हो, खासकर लेडीज़ के साथ बहुत होता है, घरों में किचन में हैं, खाना बना रही हैं, कुछ है, उनको फील होता है पीछे कोई खड़ा है या कोई शेडो है, या अचानक से कोई गया। आप ऐसे ही घर में बैठे हो, आपको लगा अभी यहाँ से कुछ गया है हल्का सा, छोटा सा, बट है कुछ नहीं, आपने देखा। तो एक्चुअल में क्या है, वो बहुत सारी एनर्जीज एनवायरनमेंट में ऐसी हैं जो दे आर ऑलवेज ऑन मूव। वो दीवार के आर पार होने में उनको कोई फ़र्क नहीं, मतलब अगर आप आत्माओं को समझते हो, ये भी तो क्या है, ये एनर्जीज ही तो हैं। बहुत सारी एनर्जीज ऐसी होती हैं जो ऑन मूव होती हैं हमेशा, बट ह्यूमन आई उसको समझ और पकड़ नहीं पाती, बट दे आर नॉट हार्मिंग यू। बट आपको तो वहम आ गया यार, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कुछ है पीछे, ये आवाज़ कहाँ से आई रात को, कोई है घर सोते हुए, ठीक है। अब कुछ केसेस में होता भी है, बट दे आर पासिंग बाय,
बट कुछ केसेस में दे आर द रेजिडेंट्स अलॉन्ग विद यू, आपको पता नहीं है। तो वो बैड एनर्जीज वहाँ क्यों हैं, उसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला, उनका कोई ना कोई वहाँ पे कनेक्शन रहा है उस धरती से, आज से 20 साल पहले, 200 साल पहले, 2000 साल पहले, डजेंट मैटर, तो शायद वो कनेक्शन वहाँ पे है। दूसरा, कहीं आप अभी जो आप पितरों का जो हम करते हैं, ये अभी जो पितृपक्ष आता है, इसमें बहुत सारे हमारे पितर नीचे आए होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो नीचे आए हैं ऊपर चले गए हैं वापस, वो भी पोर्टल्स हैं, एक तरह से वो भी पोर्टल्स खुलते हैं, तो कुछ चीज़ें नीचे रह जाती हैं। दूसरा कनेक्शन। तीसरा कनेक्शन, ये चीज़ें मूव भी करती रहती हैं, और कहाँ रुक सकती हैं, क्यों रुक सकती हैं, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ बैड एनर्जीज होती है, जहाँ नेगेटिविटी होती है, जहाँ डार्कनेस होती है, ठीक है, जहाँ ऐसी एनर्जीज होती हैं जिनको छेड़ा नहीं, उसका सबसे पहला सिम्टम है स्पाइडर वेब। कहीं पे भी स्पाइडर वेब बन गया, आपकी डार्क एनर्जीज एक्यूमुलेट होनी शुरू हो गई। बहुत सिंपल है। ये तो पहली बार सुन रहे सर हम कि स्पाइडर वेब से ये तो बहुत कॉमन है, ये तो कहीं भी बनना शुरू हो जाता है। क्यों स्पाइडर वेब से सब डरते हैं? आप कभी भी अपनी दादी से, दादाजी से, किसी से भी पूछना, वो जाला आगे हटा दे फटाफट से। हाँ। बहुत कॉमन है, मैंने तो अपने सामने देखा है लोगों को, मतलब मेरे को ही रूम दिखा रहे हैं अपने ही घर का, कहते हैं जाला कैसे आ गया, वो दादाजी बोल रहे हैं ये साफ होना चाहिए कल से। क्यों? जरा सा तो जाला, तो वो कॉर्नर पे इतना सा लगा हुआ है, क्यों बोलते थे पुराने लोग? सर वो तो साफ सफाई का पर्पस नहीं है। नहीं, दिस इज द फर्स्ट सिम्टम कि वो रूम डार्क है, उस रूम में या तो रोशनी नहीं आ रही, या सफाई नहीं हो रही, या एनर्जीज, बैड एनर्जीज एक्यूमुलेट हो रही हैं। ये बहुत बेसिक सिम्टम्स हैं छोटे छोटे, तो सफाई रखो। अच्छा, साफ सफाई पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसी मूवमेंट है या ऐसी कोई चीज़ें हैं भी, हमें कुछ नहीं करना। वही बात मेरी जो फर्स्ट बात थी, जितना नेचर और प्रकृति के करीब रहोगे ना, उतना खुश रहोगे। तो बेसिकली क्या करना है, आपने उस जगह की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में क्रिएट करना है, चेंज करना है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रखी जाती हैं। अभी एक छोटा सा किस्सा और बता दूँ, मुझे याद आ गया बीच में ये चीज़। कोरोना आया था, कोरोना में एक केस था मेरे पास जिसमें वो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके उनका बेटा चल रहा है, सारे सही हैं, मतलब सबको कोरोना हुआ है, ठीक है, बेटे की बहुत बुरी हालत है, तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं मिल रहे थे उन दिनों, तो आपने देखा था, तो मास्क लगा के वो ऐसे बैठा हुआ है। तो डॉक्टर्स कहते हैं ठीक है, बच गया तो बच गया, कुछ नहीं कर सकते, ये मैक्स है जो हम कर सकते हैं बाय मेडिकेशन। और ऐसा बहुत सारे लोगों को मैंने आंखों से देखा भी है। तो आप टेस्ट कराने जाओ तो वहाँ लाइनें लगी होती थी उन दिनों में। तो मैंने उनको ये बोला कि कोशिश करते हैं, शायद आपका बेटा ठीक हो जाए, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, तो हम निमित्त मात्र हैं। ये बहुत एक कॉमन स्टेटमेंट है और फैक्ट भी है ये। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे उनको मैंने 8 प्लांट्स के नाम दिए थे, 10 के दिए थे एक्चुअल में। उनमें से मैंने कहा 8 मिल जाएंगे, 2 शायद आपको ना मिले, इस वक्त कोरोना चल रहा था, आधी चीज़ें बंद हैं, नर्सरी बंद है। मैं कहा जहाँ से मर्जी अरेंज करो, और ये कुछ चीज़ें ये मैं दे रहा हूँ आपको, ये साथ में आपने रखनी है, और इस जगह पर प्लेस। मैं ना ऐसे राउंड सर्कल्स बना के आया था उनके घर पे। मैं कहा 8 रखने हैं, 10 मिल गए तो ये बाकी के 2, बट इन 8 जगहों पे ये होने चाहिए, रैंडमली प्लेस कर देना, इस डेट पे करने हैं, इस टाइम पे करने हैं, ठीक है। और उसके बाद हर दिन इतने बजे पानी जरूर डालना उसमें, कुछ नहीं करना और, ठीक है। 3 महीने में उनका बेटा ठीक हो गया। अच्छा जी, कोरोना से क्या लेना देना इसका? तो आपने घर की एनर्जी बैलेंस करी? मैंने घर की एनर्जी बैलेंस करी, घर की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी, कुछ नहीं किया मैंने। और मैं कोई भगवान नहीं था, हो सकता ना भी होता वो ठीक, मेरी सिर्फ कोशिश थी, हो गया। और मैंने ये चीज़ कम से कम 4-5 घरों में करी है कोरोना में, जो सिवियर केसेस थे कोरोना के। सब में रिजल्ट देखा, डेथ किसी की नहीं हुई, सब बच गया। और क्या चाहिए? सही बात है। ठीक है, आपका लंग्स में इशू रह गया हो, पैचेस रह गए हो, या आपकी ब्रीदिंग इशू उस लेवल पे ना आ पाई हो, उसका देखो मैं कुछ नहीं कह सकता। आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं कोई वो भी नहीं हूँ, कोई तांत्रिक भी नहीं हूँ जो आज आपको कुछ दूंगा ओवरनाइट कुछ हो जाएगा। मैं तो कहता ही नहीं ओवरनाइट कुछ होगा। जो कहता है 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी, कांटा मार दो उस पर, 1000% गारंटेड कांटा, फ्रॉड है। अच्छा, आप एक बात बताओ, मैंने आपको एक नग पहनाया या मैंने आपको कोई एक चीज़ दी, उस पर लिखा हुआ है डेट कि इतने बजे मैं ये असर करूँगा? नेचुरल चीज़ है भाई, ऑर्गेनिक चीज़ है, वो आपको कितना फ़ायदा दे जाएगी कोई दुनिया में नहीं बता, कोई मीटर ही नहीं बना जो ये बता दे कि आपको वो कितना फ़ायदा दे देगी। सर लेकिन लमसम कहते हैं कि 6 महीने तक असर दिखता है। 6 महीने में पूरी पावर में आने में चाहिए चीज़ें, ये फैक्ट है, बेयर फैक्ट है। आप किसी भी जेन्युइन इंसान से पूछ लोगे, वो आपको कभी गलत राय नहीं, पहले तो कोई गारंटी नहीं देगा आपको इन चीज़ों की। गारंटी मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को गारंटी नहीं है मेरे पे काम करेगा, मैं आपको कैसे दे दूँ? करेक्ट। और गारंटी किस बिहाफ पे दे रहे हो, बेस क्या है आपके पास, मुझे ये तो बता दो। कहाँ लिखा हुआ आता है नग में कि
कि मैं आज से 2 दिन बाद या 6 दिन बाद रात को 11 बजे आपको ऐसी चीज़ दे जाऊँगा? आता है कहीं? कोई लैब बताती है? तो आप कैसे बोल रहे हो भाई? मैं तो कहता हूँ क्रॉस कर दो उस बंदे पे जो गारंटी का नाम भी लेता है। तो झूठ है। हमारे हाथ में नहीं है ना जो चीज़ जिस पे हमारा बस नहीं चलता, उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। आप कितने प्रोफाउंड हो अपने प्रोफेशन में, आप वो बेस्ट अपने क्लाइंट को दे सकते हो। इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए। सर बीच में एक बात रह गई थी ब्लैक मैजिक की, आप बता रहे थे कि फील होता है। हाँ, तो उस घर में जो लेडीज़ थी ना, जैसे वो किचन में कुकिंग कर रही हैं, कुछ कर रही है, तो उनको फील होता था जैसे पीछे से कोई गया है या कोई शेडो है या कोई मूवमेंट है। और जैसे किचन से बाहर गई तो अंदर कोई बर्तन गिर गया या कोई आवाज़ आ गई, इस टाइप की चीज़ें बहुत होती थी उनके साथ। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब इस चीज़ का वहम पड़ जाए ना, आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, फिर आप हर एक छोटी छोटी चीज़ नोट करने लगते हो। तो उनका ना एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था। जब उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा हम तंग आ चुके हैं। और उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि मैं तो उनको कह रही हूँ कब से कि घर बेच दो, बट ये नहीं बेचना चाहते क्योंकि वो पुरानी इमोशंस जुड़ी हुई हैं, बाप दादा का घर है तो बेच नहीं सकते या बेचना चाहते नहीं। मैं कोई बात नहीं, इसको देखते हैं, स्टडी करते हैं, देखते हैं, आपसे समझते हैं सारी चीज़ें क्या हैं। तो बेसिकली वहाँ पे जो भी मूवमेंट थी, इतना तो क्लियर था कि वो कोई परमानेंट मूवमेंट नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से है। उनको बहुत कुछ 6 महीने पहले से ही ये चीज़ें फील होनी शुरू हुई थी। तो जब कोई चीज़ का घर नहीं होता ना वहाँ पे, या कोई चीज़ बहुत टाइम से नहीं हो रही होती, उसका उपाय करना ईजी है, उसकी रेमेडी ईजी होती है। जो चीज़ ऑलरेडी घर कर गई है, अब कोई कह रहा है कि 20 साल से देख रहा हूँ मैं तो इस घर के अंदर ये चीज़ होती है, उस चीज़ को निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है, वो टफ होता है काम। तो हमने बेसिकली पहले तो सारा वास्तु किया, सारी एनर्जीज़ को बैलेंस किया। उसके बाद कुछ चीज़ें जो है चेंज कराए, कुछ कलर्स चेंज कराए, कुछ नंबर्स का यूज़ किया हमने वहाँ पे, प्लस कुछ रेमेडीज़ करी। और उसके बाद उनको बोला कि अब आपने जो है ना नोटिस करना है कि जब जब हो रहा है उसका ना टाइम नोट करना है, आपको कब फील होता है। तो उन्होंने मुझे जो भी 15 दिन 20 दिन बाद जो भी रिपोर्ट देते थे, वो कहते थे अंधेरा होने के बाद। पहले तो दिन में भी फील हो जाता था, अब अंधेरा होने के बाद फील होने लगा। दैट मीन्स समथिंग हैज़ चेंज इन दैट प्रेमिसेस। पहले तो कभी भी हो रहा था, अब अंधेरा होने के बाद फील हुआ। हम भी स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप की रेमेडी करी वहाँ पे जाके। फिर थर्ड स्टेप की रेमेडी विदाउट एनी वेट के, कुछ चेंज हो ना हो, एक गैप होता है, टाइम होता है कि इसके बाद हमें करना ही है ये थर्ड स्टेप। फिर वो किया, तब जाके उनको करीबन 3 से 6 महीने के करीब जो है टाइम हमने दिया था कि होगा, लेकिन 8 महीने में जाके वो लोग इस चीज़ से बाहर आ पाए। अच्छा, मतलब बिल्कुल जब जीरो हो गई ना उन्हीं, वो 8 महीने लगे। तो सर वो उन्हें वैसे मेंटली या फिर फिजिकली भी कुछ हार्म हो रहा था? फिर कुछ नहीं हो रहा था, बस महसूस हो रहा था कुछ? महसूस होता था। और महसूस भी ऐसे होता था जैसे उनके घर में एक न्यूबॉर्न बेबी था, वो अचानक से जैसे बच्चे रोते हैं ना, तो जनरली कहते हैं बच्चे रोने का जो रीज़न होता है या तो पेट दर्द है, भूख लगी है। भाई जनरली जो न्यूबॉर्न हो 2-3 महीने 6 महीने के बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनके साथ यही होता है। वो चुप ही नहीं होता था, पेट दर्द की दवाई दे दी, खाना खिला दिया, पॉटी करा दी, डॉक्टर पे ले गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया बच्चे को। एक बार तो ये हालत हो गई, फिर भी रोए जाए, चुप ही ना हो। बच्चा रोएगा तो क्या होगा, उसका गला भी जाएगा। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती थी, कहते थे बच्चे की जैसे हमें तो डर लगता था कहीं बेहोश तो नहीं हो गया बच्चा, ऐसी फीलिंग उनको आती थी। क्या होता है, ये एक फैक्ट है, जब ऐसी कोई मूवमेंट्स होती हैं घर पे या जब आप अफेक्टेड होते हो ना किसी भी प्रेमिसेस में, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट आता है सबसे छोटे पे और सबसे बड़े वाली एज पे, क्योंकि बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं एक तरह से, दे आर द वीकेस्ट एट दैट टाइम। तो इन पे मैक्सिमम इफेक्ट्स आते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो उस एज में होते हैं, एज ग्रुप में, जहाँ पे उनको इतना इफेक्ट फील नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप बच्चा प्लान करो, तो पहली बात तो आजकल तो बहुत कॉमन है, बहुत सारी कंसल्टेशन मेरे पास आती हैं कि आप टाइम बताओ कि सिजेरियन कब कराना है। तो मेरे खुद की रिश्तेदारी में ही कितनों को बताया, कोई लिमिट नहीं है अब तो हम वो स्लॉट्स दे देते हैं, इस स्लॉट्स में ही ये बेस्ट स्लॉट्स हैं, इसमें सिजेरियन करा लो। डॉक्टर्स भी रेडी हैं आजकल, डॉक्टर्स भी पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे इस चीज़ को, अब डॉक्टर्स ने भी एक्सेप्ट कर दिया है कि जब 10 में से 8 पेशेंट या 6 पेशेंट एक ही चीज़ मांगेंगे तो डॉक्टर्स कहाँ मना कर पाएंगे। तो उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी का ये पार्ट एक्सेप्ट कर लिया कि सिजेरियन उसी टाइम करना है जिस टाइम क्लाइंट बोल रहा है, क्योंकि उसकी पथरी उस टाइम बहुत अच्छी है, वो योग बड़े अच्छे हैं उस वक्त। तो ये एक चीज़ होती है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे घरों में बोलते हैं कि बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ना, वो जो हम रेमेडीज़ भी करते हैं ना, तो बच्चे का जो रूम होता है उसमें सबसे ज़्यादा करते हैं, और जो सबसे एजेड होता है घर में उनके ऊपर भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है।
सर हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में बात करी थी, ऑडियंस आई एम श्योर वेट कर रही होगी कि हम कुछ ऐसी चीज़ें रिवील करेंगे आज एपिसोड में जो पहली बार पूरे इंडिया में कहीं पे नोटिस में पूरे आएगी वर्ल्ड कॉमनली। में दिखी नहीं है कहीं तो अभी सर तक। बताओ ये चीज़ हमारे यहाँ पे रखी हुई है, क्या है ये, क्या साइंस है इनके पीछे, क्या चीज़ें हैं? बेसिकली ये इसको एक मैजिकल रूट बोलते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ताइका मूल। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत ही रेयर कमोडिटी है, एक रेयर प्रोडक्ट है। बेसिकली एक रूट ही है ये, जो बहुत डीप जंगल्स के अंदर जो ट्राइबल्स होते हैं उनको ही पहचान होती है इस चीज़ की, और वही इसको जो है निकाल के ला सकते हैं। सर आप दिखा सकते हो निकाल हाँ, के बिल्कुल, ऑडियंस को कैमरा से? सर ये कौन से जंगल में पाई जाती है? ये बेसिकली अफ्रीकन जंगल्स में, डीप जंगल्स, रेन फॉरेस्ट वगैरह और अमेजोनियन जंगल्स में ज़्यादा पाई जाती है। तो मेजर जो इसकी अक्रेंस है ये वहीं पे ही होती है। और सर इसका पर्पस क्या है? ये बेसिकली वर्ल्ड्स बेस्ट एनर्जी बैलेंसर है, प्लस इट इज़ नोन फॉर हेल्थ एंड वेल्थ, एक्सट्रीम वेल्थ फॉर रिच एंड फेमस, एक तरह से कह सकते हो आप। और एक्सट्रीम केसेस होते हैं जो बेसिकली डिजीज़ के, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गई, किडनी फेलियर्स हो गए, हार्ट फेलियर्स हो गए, और ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़, नर्व से रिलेटेड इश्यूज़, ऑटिज़म हो गया, उसमें लोग ये बहुत यूज़ करते हैं एज अ रेमेडी। सर ये यूज़ कैसे की जाती है? इसकी प्लेसमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती हैं और स्पेसिफिक टाइम होता है, बेस्ट ऑस्पिशियस स्लॉट्स होते हैं, उनमें हम रिकमेंड करते हैं कि इसको यहाँ पे इस डायरेक्शन में रखा जाए घर में। नहीं तो जो इनकेस अगर आप यूज़ कर रहे हो उसको किसी और पर्पज़ के लिए, हीलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, तो जो आपके घर में जो रेजिडेंट है वो बीमार है या जो उसको कोई डिजीज़ है या कोई इशू है, तो उसके पास रख के भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे इस फॉर्म में एज इट इज़ भी यूज़ किया जा सकता है इसको। कुछ लोग फ्रेम कराना पसंद करते हैं इसको, और जब हम वास्तु रेमेडी के लिए इसको यूज़ करते हैं तो इसको हम ब्रह्मस्थान में ज़मीन के अंदर गाड़ना प्रेफरेबल रहता है, उसको हम पसंद करते हैं। नहीं तो और भी बहुत तरीके हैं। अब सपोज़ कोई अपार्टमेंट में रह रहा है, 24th फ्लोर है, 30th फ्लोर है, 15th फ्लोर है, उसको ज़मीन तो है ही नहीं उसके पास, क्या करेगा वो? तो उसके अंदर और रेमेडीज़ हैं जिसमें हम अर्दी एलिमेंट्स को एक्टिवेट करके इसको यूज़ कराते हैं। और सर अगर इसे ब्रह्मस्थान पे अगर ज़मीन में गाड़ दिया तो ये कितना बड़ा एरिया कवर करता है एनर्जाइज करने के लिए? आप ये लेके चलोगे, अगर इसको हम सिर्फ इसकी एनर्जी के हिसाब से लेके चलें तो एक स्टेडियम जितना बड़े एरिया तक इसका असर जा सकता है। स्टेडियम जितने बड़े एरिया तक इसका असर जा सकता है, उतना ही फेड आउट हो जाएगा उस सरकमफ्रेंस में। सर ऐसा नहीं है अगर घर में रख लिया हमने तो इतनी ज़्यादा एनर्जी बूस्टिंग हो जाएगी कि नहीं, ये एनर्जी बैलेंसर है, एनर्जी बूस्टर नहीं है। मतलब एनर्जी को, आपकी नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो और है भी, ये डीप रूट है, ये ऐसा नहीं है कि कहीं पेड़ में ऊपर ऐसे उगा हुआ वो उतार के तोड़ के ले आए। ये डीप रूटेड होता है ज़मीन के अंदर, तो वहाँ से निकलता है। ये निकलता भी अर्थ के डीप रूट से। इसके बारे में पता है चला आपको? ये तो बहुत पुराना है, शायद ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी होगा या शायद ही ऐसा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या शायद ही ऐसे कोई बिग शॉट होगा जिसके पास ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा। जितने स्पेसिफिकली जो ट्रेडर्स हैं, जो शेयर मार्केट में बहुत हाई लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के पास भी ये चीज़ें होती हैं, बट रेयर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मतलब कोई वो डाई तो है नहीं कि वो प्लास्टिक का बना दिया, मशीन में डाई से बन के आ रहा है। इसकी अवेलेबिलिटी बहुत रेयर है। तो मतलब अगर आज आप कहोगे आज 10 लोग मांग लें तो 10 पीस पूरी दुनिया में नहीं है, या 6 पीस पूरी दुनिया में नहीं है। कॉस्ट क्या है सर? ये 6 लाख रुपए से शुरू हो जाता है और 15 लाख तक जाता है। सर जब ये 10 पीस ही पूरी दुनिया में नहीं है तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के हर किसी के पास कैसे मौजूद है जो आप कह रहे हैं? लोग 3-3 4-4 एक्यूमुलेट करते हैं। मतलब आज एक ले लिया, पता लगा 2-3 साल बाद, 4 साल बाद और पावर चाहिए और एडअप कर लिया। किसी के पास 4 है, किसी के पास 3 है, कोई एंड नहीं है। आप कितने भी रख सकते हो, आपके ऊपर है आप कितनी पावर डाइजेस्ट कर सकते हो। आज आपको फील होता है कि आपकी ग्रोथ पैटर्न थोड़ा सा स्लो है या आपको और ग्रोथ मिल सकती है, आपकी कैपेबिलिटी इससे ऊपर जाने की है, ऐड ऑन कर लो। लोग करते हैं। ऐसी और भी चीज़ें हैं सर? ऐसी बहुत ये सारी शास्त्रों में लिखी गई है ये चीज़ें सब मेंशन्ड है, हर जगह पे मेंशन्ड है, लेकिन मिलती नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 1200 चीज़ें हैं ऐसी, जिसमें से आज की डेट में 600 चीज़ें तो विलुप्ति हो गई हैं, ऑलमोस्ट मिलती ही नहीं। बाकी जो 600 चीज़ें हैं उसमें से भी 400 चीज़ें बहुत रेयर हैं, 200-250 चीज़ें अप्रॉक्स हैं जो ईजिली अवेलेबल हैं। उनमें से हम मैक्सिमम चीज़ें वास्तु रेमेडीज़ और करेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। 21 कंट्रीज से इम्पोर्ट है इन चीज़ों का, और ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी ने सुनी देखी भी ना हो, ऐसी चीज़ें भी हैं। कुछ नाम आप बता सकते हो? जैसे लॉक्सोबुश क्रूगर एग्स आते हैं, तो ये भी अफ्रीका से आते हैं। ये बहुत रेयर हैं, लेकिन अब शायद पता नहीं किसी ने सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। अभी मेरी एक बुक भी आ रही है फरवरी मार्च में, उसमें जितने भी तालिस्मान हैं,
जो जिनकी अवेलेबिलिटी है और जिनकी अवेलेबिलिटी नहीं भी रही, जो विलुप्त भी हो गए हैं या बहुत रेयर हैं, तो उन सब का मेंशन उसमें होगा। सर ये अफ्रीका के लोग भी यूज़ करते होंगे अपने घरों में? ट्राइबल्स जैसे चीफ्टन्स होते हैं, किंग्स होते हैं, पहले ना राजा महाराजा होते थे, उन लोगों के पास ये दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ दीज थिंग्स। तो आज भी चीफ्टन्स, ट्राइबल्स जो होते हैं, जो उनके हेड होते हैं ट्राइब्स के, उन सब के पास ये चीज़ें होती हैं। वो पावर है। ये एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि अगर हेल्थ भी हो गया, मनी भी हो गया, फेम भी हो गया, मेजरली हेल्थ एंड वेल्थ। तो ये एस्ट्रोलॉजी को भी फेल कर सकता है आपकी? किसी गरीब के घर में रख दिया इसको तो वो कर देगा उसको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता है क्या है, तालिस्मान एक वर्ड है, वो इट इज़ बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी। अब सपोज आप किसी चीज़ में चीनी डालते हो, आपको बाय डिफ़ॉल्ट इफेक्ट पता है क्या होगा। कोई भी चीज़ में चीनी डालोगे मीठा ही तो होगा, नमकीन तो होने से रहा। तो आपको एस्ट्रोलॉजी देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी चीज़ में मीठा चाहिए, आप चीनी डालोगे या किसी और फॉर्म में मीठा डालोगे। ऐसे ही जो तालिस्मान्स होते हैं, उनमें कोई पत्री देखने की या किसी कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके बाय डिफ़ॉल्ट इफेक्ट्स जो होते हैं पॉजिटिव साइड पे होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट तो है ही नहीं। आपको या तो बहुत बुरा क्या होगा, आपको असर ही नहीं करेगी। वर्स्ट चीज़ क्या हो सकती है कि ये चीज़ आपको असर नहीं करेगी, और बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा असर कर जाए। सर अगर किसी को खरीदनी है, कोई चाहता है, तो फिर ये इसका प्राइस कितना और कैसे मिलेगी उसको? ये 6 लाख से शुरू हो जाती है। जो स्मॉल साइज़ है 6 लाख का है, और जो मिडिल साइज़ होता है 10 से 12 लाख में फ्लक्चुएट करता है, और जो लार्ज साइज़ है इसका वो 15 लाख के करीब है। तो सर जितने भी तालिस्मान हैं, ये रेयर चीज़ें हैं, इनकी कॉस्ट शुरू ही 5-6 लाख से है? नहीं, बहुत सस्ते भी आते हैं और बहुत महंगे भी आते हैं। अच्छा, मतलब सस्ते में क्या आता है, मतलब क्या उसका क्या रिजल्ट है? कुछ तालिस्मान हैं करीबन 60-70 हज़ार से भी शुरू हो जाते हैं। जैसे अंतरिक्षा है, अंतरिक्षा स्पेस स्टोन भी कहा जाता है उसको, तालिस्मानी पत्थर भी कहा जाता है उसको। स्पेशल एनर्जीज़ और कॉस्मिक एनर्जीज़ जिनको चाहिए, और सुपर नेचुरल पावर्स कहते हैं, बट सुपर नेचुरल पावर्स एक बहुत ही भारी भरकम बड़ा वर्ड है, बट उसका अगर आपको कुछ परसेंटेज भी मिलती है तो एक एड ऑन है आपकी एनर्जीज़ में, आपकी पावर में, आपकी परफॉर्मेंस में, तो आपके लाइफ स्टाइल में। तो क्या होता है, तो उससे एड मिलती है। बेसिकली आप बीमार कम पड़ोगे, ठीक है, आपकी एनर्जीज़ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहेंगी, आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आपका माइंड वैसा चलेगा। तो ये इनके जो इफेक्ट्स होते हैं उस लेवल पे जाते हैं। सर इसे कोई भी खरीद सकता है, या फिर कोई किसी की कोई पर्टिकुलर कुंडली होनी चाहिए ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, कुंडली देखने की, तालिस्मान के लिए कोई कुंडली की सर जरूरत अगर नहीं इसको होती। हम घर में रख दें तो क्या और कुछ वास्तु करने की ज़रूरत ही नहीं है? चाहे आपका नॉर्थ ईस्ट ख़राब है, एंट्री ख़राब है, तो वो सब अपने आप ठीक हो जाती है चीज़ें? इसमें बेसिकली 3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आपका ब्रह्म स्थान नहीं है अगर, तो हमें कुछ एड ऑन्स करने होते हैं, उसके साथ इसको लगाना होता है। जैसे या तो चीज़ें कुछ साथ रखने को देंगे, या कलर थेरेपी एड ऑन होती है उस डायरेक्शन में अगर आपने रखना है तो। जैसे जनरली क्या करते हैं कॉर्पोरेट्स में लोग, अपना कैबिन है खुद का, कैबिन में अगर तो किसी को नहीं दिखाना है किसी को, तो वो ड्रॉर में रखना पसंद करेगा, और उसको लॉक करके, लॉकेबल ड्रॉर होगा, उसमें रखना पसंद करेगा। नहीं तो कोई छोटी सी आजकल लॉकर्स आए हुए हैं, छोटा लॉकर है, उसमें डाल के ये लोग रख देंगे। बट कब रखना है, कहाँ रखना है, किस डायरेक्शन में रखना है, उस रूम में भी वास्तु भी 3 तरह का है। जब आप कोई घर खरीदते हो, सबसे पहले तो प्लॉट का वास्तु होता है, उसके बाद जितना एरिया कंस्ट्रक्ट हुआ है सारा तो एरिया अलाउड नहीं करती गवर्नमेंट। 70%, 70-30 या 80-20, ठीक है, तो 70% कंस्ट्रक्टेड है, फिर उसका वास्तु है, फिर आपके रूम का वास्तु है। 3 वास्तु होते हैं। ये कोई नहीं बताएगा और किसी ने नहीं बताया होगा पूरे यूट्यूब में आज तक। ये देखते हैं हम लोग, ये भी देखना होता है। वास्तु से ऐसे नहीं होता। आपके प्लॉट का वास्तु अलग है, आपकी 2 एंट्रेंस है हर घर में, मेन एंट्रेंस अलग है, घर के अंदर आने की एंट्रेंस अलग है, इस रूम में आने की एंट्रेंस अलग है। 3 एंट्रेंस हो गई, 3 वास्तु हैं, प्लॉट का वास्तु, कंस्ट्रक्टेड एरिया का वास्तु, और आपके रूम का वास्तु। सर वैसे अगर किसी को ये खरीदना है, जैसे आपने बोला 6 लाख का, 10 लाख का, तो जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो तो सर ले नहीं पाएंगे इसको, इतनी महंगी चीज़, इतनी महंगी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राइसिंग इंटरनेशनल मार्केट में हम आप नहीं डिसाइड करते, वो उसकी रेयरिटी करती है डिसाइड, तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते कोई। मतलब अगर आप नहीं अफोर्ड कर, बेसिकली इसका फंक्शन मैं आपको बताऊं मोटा मोटा देसी भाषा में, ये अमीर को और अमीर कर देगा, और जो अमीर नहीं है वो अमीर होने के लिए ये ले सकता है। ये अमीर को गरीब नहीं होने देगा, और जो गरीब है उसको अमीर पक्का कर देगा। और इसकी वो वैलिडिटी रहती है सालों की, इसकी भी एनर्जी ड्रेन होती है। आप चले जाओगे, आप पुश्तों पे देके जा सकते हो अपने आगे। ऐसी चीज़ है, तभी लोग इसको ऐड ऑन करते हैं। अगर इसकी एक्सपायरी होती,
हर चीज़ की एक्सपायरी है। आपको स्टोन डालते हो 3 से 4 साल में फेड आउट हो जाता है सर, बहुत कॉमन है। कई चीज़ों का तो 2 साल में फेड आउट हो जाता है, इसके कोई एंड नहीं है। वंस यू हैव इट फॉर जनरेशंस। कोई अगर आपको कांटेक्ट करता है इस चीज़ के लिए तो आप कब तक इसको अवेलेबल करा सकते हो? अवेलेबिलिटी है तो रेडी अवेलेबिलिटी है इनके सब, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 ही साइजेस होते हैं इसमें, 3 तरह के मिलते हैं, तो वाई नॉट, अगर नहीं है तो अरेंज हो जाएगा। उसके लिए फिर आप पहले बुक करा लोगे तो जब भी नेक्स्ट आएगा वो आपके लिए। और इंडिया में सिर्फ आपके पास ही होते हैं? बेसिकली ये इंटरनेशनल ऑक्शंस हैं, सीक्रेट ऑक्शंस होती हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स होते हैं कुछ, वहाँ पे ऑक्शंस होती हैं, बहुत ही हिडन ग्रुप्स होते हैं। तो वो एक चैनल है, मतलब मुझे 20 साल लग गए उस चैनल तक घुस के पहुँचने में तो आप सोच सकते हो कि कितने क्लोज चैनल्स होते हैं, तो क्लोज ग्रुप्स होते हैं। तो उन ऑक्शंस में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। तो अभी तक हमारे पास नहीं था, बट नाउ वी हैव ऑल द ऑक्शंस, मतलब हमने इस चीज़ को, तो आप ही एक तरीके से तो आप ऑक्शन डिस्ट्रीब्यूटर करवा हम हैं वर्ल्ड वाइड। अरे वाह। किसी को भी सामान चाहिए वो पहले हमसे लेगा, और हमारे अलावा किसी के पास मिल रहा है तो हमसे खरीदा हुआ है उसने। आज से पहले नहीं मैं कुछ कह सकता था, आज से पहले हम भी किसी से लेते थे, बट अब हम हैं। ऐसा भी हो सकता है सर ये फेक चल रहा हो मार्केट में? फेक करके दिखाओ ना इसको, एक बार देखो। सर करने वाला तो कुछ भी फेक कर सकता है, नहीं बनने को तो बना देखो ना, हाथ में लेके फील देखो इसकी। सर परख तो आप ही सकते हो, हम तो सिर्फ देख ही सकते हैं। नहीं, आपको ज़्यादा पता है। आपको जितना समझ आए उतना देखो। देखो इसमें वो फाइन लाइंस देखो, ऐसे लग रहा है जैसे हाथों की नसें नहीं होती। ये नेचुरल है, इट्स अ वुड, एक तरह से रूट है, इसीलिए इसको मैजिकल रूट कहा जाता है। फेक करेगा ना कोई तो मटेरियल तो यूज़ करेगा, कोई प्लास्टिक या कुछ, तो वुड तो फेक नहीं हो सकती, वो भी हो जाएगी तो दिख जाता है। और फिर इसके अलावा भी एक एजेंसी है AGL, एशियन जेम्स लैब, वो इसको सर्टिफाई भी करता है। तो इन केस अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो हम उनसे सर्टिफाई करा के आपको दे सकते हैं, तो आप खुद जाके करा लो, आपकी इच्छा। सर ये तो सर काफ़ी रेयर है, मतलब मुश्किल से ही मिलेगा। कोई ऐसा है जो इंडिया में ही मिल जाए लोगों को, कि इंडिया का ही रूटेड हो कुछ? एक्चुअली में क्या होता है, दुनिया में हर चीज़ ना, हर चीज़ की मार्केट सेकेंड हैंड मार्केट भी होती है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज अगर 2 लाख का ख़रीदा होगा 5 साल पहले या 3 साल पहले, आज 6 लाख की कीमत है, तो हो सकता है 5 लाख में देने को तैयार हो जाएं 1 मिनट के लिए, बट मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। जेमस्टोन्स, तालिस्मान्स, क्रिस्टल्स, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स, पूजा आइटम्स कभी भी किसी की यूज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ उनकी एनर्जी जुड़ी होती है, और वो ऑलरेडी उनको जो देना होता है वो दे चुकी होती हैं। आपके लिए वो एक प्रोडक्ट है बस। करेक्ट। ऑल राइट सर, बहुत ही ब्यूटीफुल ये सेशन था। आई गेस टाइम को मद्देनज़र रखते हुए ऑडियंस को, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो ड्रॉप ऑफ हो जाए या किसी और काम में लग जाए, बट डेफिनेटली ऑडियंस को अगर मज़ा आया होगा तो हम फिर से दोबारा बैठेंगे पार्ट 2 के लिए। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, क्योंकि आप तो बता ही रहे थे कि 4-5 दिन तक आप बोल सकते हो टॉपिक्स पे, क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक्स है। तो अभी इस एपिसोड को हम यही ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको मज़ा आया है इस एपिसोड में तो ज़रूर एक कमेंट कर दीजिए, उन लोगों तक ये पॉडकास्ट पहुंचा दीजिए जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है हेल्प की। और अगर आपको लगता है कि सर आपकी किसी भी चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, कंसल्टेशन में, वास्तु में, या फिर तालिस्मान आप सर से लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिनके थ्रू आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। आप इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इनका इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पर आ रहा था। और बस सर जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? बस यही है कि मैं फिर वही एक मैसेज देना चाहूँगा आपके ऑडियंस को, कि जो फेक लोग हैं या जो लोग आपको ये कहते हैं कि मैं किसी चीज़ की गारंटी देता हूँ, या जो लोग ऐसे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, उनका एस्ट्रोलॉजी बेस नहीं है, वो कभी भी वास्तु कंसल्टेंट नहीं बन सकते। इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू रियल वास्तु, तो आपको ये बेसिक चीज़ों को पहले से ही फ़िल्टर आउट कर लेना चाहिए, फिर आपको कोई एक ऐसा कंसल्टेंट चूज़ करना चाहिए जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सके। ऑसम सर। चलो जी, हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बहुत से लोग हैं, बहुत सी हमारी प्यारी जनता जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, हमारे पॉडकास्ट देखते रहते हैं, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दैट इज़ इट। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, मिलेंगे, बाय बाय बाय।